की याद, दादी जी की याद आज आ रही है। दादी जी की याद आज आ रही है। वही बातें मन में फिर गूंज रही है। दादी जी की याद आज आ रही है। दादी जी की याद। कितने प्यारे दिन थे वो जब हम मिले थे। कितने प्यारे दिन थे वो जब हम मिले थे। फरिश्तों की स्थिति का अनुभव किए थे। वो टोली मीठी बोली कोई नहीं बोली। वही बातें मन में फिर गूंज रही है। दादी जी की याद आज आ रही है। दादी जी की याद। ओम शांति। प्रभु की पहचान हमारे पूर्वज, इस कड़ी में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। और कभी हम भागवत सुनते थे तो लगता था वो गोप गोपियाँ कौन थी जिन्होंने भगवान के साथ पाठ बजाया। और इस सीरीज़ में ऐसे रत्नों के अनुभव सुन के यही लग रहा है कि ये वो विशेष आत्माएं जब भगवान धरती पर आया, इन्होंने उसे पहचान कर अपनी जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। उनके अंग संग रह कर के बहुत कुछ सीखा और फिर वो पालना अनेक आत्माओं को दी। तो ऐसी हमारी मीठी दादी जी, जिन्होंने बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात इतने वर्षों तक इस यज्ञ की संभाल की, हर एक को माँ का वात्सल्य युक्त प्यार दिया, पालना दी। उनके पालना में पले हुए कई रत्नों के आप अनुभव सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब का, जिनको ये भाग्य मिला कि दादी जी स्वयं आपके लौकिक घर में रही, क्योंकि आपका लौकिक घर ही उन दिनों दिल्ली का दूसरा आश्रम था। आपने दादी जी के संग में रह कर के बहुत कुछ सीखा, अपने जीवन की दिशा ली और आप कई गाइडलाइन आपने दादी जी से ले करके अपने लौकिक जॉब में भी और अलौकिक सेवा में भी उसका प्रयोग किया। तो हम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब से सुनेंगे और उसके पश्चात दादी जी के अंग संग रही मुन्नी बहन, जो वास्तव में कलकत्ता की अमूल्य रतन है। आपका भी ये भाग्य रहा कि आप साकार में बाबा से मिले और बाबा ने आपको बहुत जल्दी पहचान करके इस ईश्वर विश्वविद्यालय में, इस यज्ञ में आपको समर्पित होने की अपने साथ अनुमति दी। तो आपने बाबा से भी बहुत कुछ सीखा, दीदी के साथ भी आप रहे, बड़ी दीदी के साथ में, और साथ साथ लास्ट तक आप दादी जी के साथ में रहे।
दादी जी के जीवन की विशेषताओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या आपने सीखा, वो आज हम आपके द्वारा सुनेंगे। तो आदरणीय भाई साहब और हमारी मीठी स्नेही मुन्नी दीदी के द्वारा। ओम शांति। आज हम राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी के जीवन की कुछ झलकियां उनके बारे में बातचीत करेंगे। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी वो बाबा कुमारिका कहा करते थे, अर्थात बाबा ने उनके अंदर कुमार और कुमारी दोनों रूप की विशेषताएं देखी थी और ऐसे लगता था कि शायद बाबा ने, त्रिकालदर्शी बाबा ने पहले से ही उनको उनके महत्वपूर्ण पात्र जो उन्होंने बाद में बजाया उसके लिए पूरी तरह ग्रूम तैयार किया हुआ था। जब ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए तो यज्ञ अर्थात इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बागडोर दादी जी ने संभाली। आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी और जैसे होता है एक बल एक भरोसा, उस आधार पर दादी जी ने जिम्मेवारी का ताज, इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताज के लिए इतना ही बड़ा पवित्रता का ताज चाहिए था जो उन्होंने धारण किया हुआ था। दादी कुमारिका का जीवन पहले से ही एक आदर्श जीवन था, तो इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेवारी का ताज और हर समय इस स्मृति का तिलक कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, करण करावन हार वह बाबा ही है, यज्ञ रक्षक यज्ञ को संभालने वाला चलाने वाला बाबा है, मैं उसके निमित्त हूँ। इस स्मृति का तिलक और बाबा का दिल तख्त, वो पहले से ही बाबा के दिल तख्त नशीन थी और बाबा के दिल तख्त पर वो सदा सर्वदा हर वक़्त नशीन रही। तो जिम्मेवारी का ताज, स्मृति का तिलक और बाबा का दिल तख्त, इन तीन चीज़ों को लेकर दादी जी ने 1969 में जब वो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनी, तब से लेकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सारा रूप ही बदल दिया। जैसे बाबा ने उसकी जड़ें बनाई थी और दादी जी ने उसका विस्तार वट वृक्ष तैयार कर दिया। दादी जी के काल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज को यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप प्राप्त हुई। अनेक देशों में भारत के अतिरिक्त केंद्र खुले। शुरू में दादी जी के चार्ज लेने पर गिनती के ही सेवा केंद्र थे, मुझे याद तो नहीं है, तो शायद 100 से भी कम थे, लेकिन दादी जी ने उनको इतना विस्तृत रूप सारे भारत में और सारे विश्व में दिया कि ब्रह्मा कुमारीज के सभी उपमहाद्वीपों में, विदेशों के और भारत के सभी प्रांतों में, सभी स्टेट्स में इतने केंद्र खुल गए जिनकी संख्या हज़ारों में थी।
सेवा केंद्र, फिर उप सेवा केंद्र, फिर गीता पाठशालाएं अनेक खुल गए। जैसे कि हर जगह पर ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ पर के नज़दीक या दूर ब्रह्मा कुमारी का नेटवर्क ना हो। दादी जी ने माउंट आबू जैसे स्थान पर, जहाँ उस समय बहुत सारे यातायात के साधन भी नहीं थे, वहाँ तक ना प्लेन आते थे, न बहुत ट्रेन्स भी बहुत कम आती थी, उस समय में दादी जी ने यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, वैश्विक कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के बड़े बड़े पदाधिकारी हर कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरी जनरल आया करते थे। अन्य देशों के भी कहीं ना कहीं से बड़े बड़े वीआईपी राजनेता आया करते थे, और भारत से भी, दिल्ली से जो राजधानी, अन्य स्थानों पर यानी वीआईपीज का आना शुरू किया। तो हम देखते हैं कि दादी जी ने सचमुच निमित्त बन के ये कार्य किया। नोट करने की बात है कि दादी जी ने कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। मुझे तो याद नहीं आता कभी दादी जी ने मैं शब्द का प्रयोग किया हो। जब भी उन्हें अपने बारे में कुछ कहना होता था तो दादी नाम से कहती थी कि दादी वहाँ गई, दादी ने ये किया, अर्थात अपने डेजिग्नेशन का प्रयोग करती थी कि मैं निमित्त दादी हूँ, और कहती थी कि दादी के नाम से ही बाबा ने मेरे अंदर भावना भरी है, वरना मैं तो निमित्त हूँ। तो इतना दादी जी ने अपने आप को, यानी अपने मैंपन को समाप्त किया हुआ था, और उसी कारण से दादी जी सबकी दादी थी, सबके साथ समान ट्रीटमेंट करती थी। अपने सेवा काल में दादी जी ने विश्व के अनेक देशों का भ्रमण किया, और अगर हम उनका फोटो एल्बम देखते हैं तो जितने नेताओं के साथ, राजनेताओं के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, धर्म नेताओं के साथ, अनेक प्रकार के लीडर्स के साथ दादी जी के फोटो आपको मिलेंगे, उतने शायद किसी के भी ना हो। दादी जी ने भारत के अंदर भी हर प्रांत का भ्रमण किया, और वहाँ पर हर भारत के अंदर भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, लेकिन सबके अंदर समभाव, एक भाव, क्योंकि दादी जी सबको देखते ही समभाव से थे। और दादी जी के दिल में एक खास बात थी कि सबको रिगार्ड देना है, और चुपचाप से दादी जी, पता भी नहीं लगता था कि दादी जी कैसे छोटे से छोटे को और बड़े से बड़े को रिगार्ड देती थी। उनके समभाव का एक उदाहरण मैंने देखा कि दादी जी ने कभी किसी को विशेष टोली नहीं दी। तो दादी जी टोली सबको देते थे। टोली के 2 प्रकार के पैकेट डब्बे बनवाते थे, एक बड़ा और एक छोटा। वही डब्बा चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसके अंदर जो टोली वाले भर देते थे वो देते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि दादी जी ने कोई विशेष व्यक्ति आया हो और उसको विशेष प्रकार की टोली उसको दी हो। इतनी समानता दादी जी के अंदर थी। और रिगार्ड का एक प्रमाण मैंने ये देखा कि मान लीजिए टेबल पर 5-6 भाई बहन दादी जी के साथ भोजन कर रहे हैं, तो जो लास्ट व्यक्ति, कई लोग आहिस्ते आहिस्ते खाते हैं, तो जो लास्ट व्यक्ति भोजन कर रहा होता था वो भी भोजन, उसको कहते थे आराम से भोजन करो, और दादी जी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहते थे ताकि उसको महसूस ना हो कि सारे लोग भोजन कर चुके हैं। इतना सूक्ष्म रीति से दादी जी हर एक के सम्मान का ध्यान रखते थे। ये विशेषता हमने उनमें पाई। फिर जो भी आता था दादी जी उसको यज्ञ का, जैसे वो मालिक आया है, इस प्रकार के उसके साथ बिहेवियर करते थे। ओम शांति भवन पांडव भवन के सामने बन रहा था, और दादी जी स्वयं जा कर के उसके बनने में सुबह से शाम तक खड़े रहते थे। अपने भाई बहन भी उसमें काम करते थे। लेकिन मान लीजिए किसी भी प्रांत का या विदेश का कोई
बड़ा भाई बहन आता था तो दादी जी उसको अपने साथ ले जाकर उसको एक एक बात समझाते थे कि देखो अब ये हुआ है, यहाँ तक बना है, जैसे वो व्यक्ति उस ओम शांति भवन का मालिक हो और मालिक को कोई व्यक्ति एक्सप्लेन कर रहा हो ये स्थिति यहाँ तक आई है, तो हर व्यक्ति अपनापन फील करता था। इसी प्रकार से दादी जी कई भाई बहनों को अनाज दिखाने ले जाते थे कि देखो ये गेहूं आया है, हमने यहाँ से खरीदा है, इस सीजन में सस्ते भाव में मिलता है। यानी स्वयं एक प्रकार के एक निमित्त बन करके हर एक को कि तुम सब यज्ञ के मालिक हो, इस प्रकार का व्यवहार दादी जी करते थे। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ओवरफ्लोइंग यज्ञ में अपनेपन की भावना आती थी। दादी जी के यज्ञ संचालन में इतना सूक्ष्म कंसर्न रहता था कि हर वर्ष दादी जी को एक विशेष आह्वान करती थी कि नक्की लेक में पानी भर जाए, वर्षा इतनी हो जाए कम से कम कि नक्की लेक लबालब भर जाए, ताकि आश्रम को पूरा पानी सारे वर्ष तक मिल सके। हम देखते थे जब भी बारिश होती थी दादी जी कार लेकर के झरने जहाँ जहाँ से पानी बहता है वो आबूर से नीचे जाकर भी देखती थी और बड़ी खुश होती थी और उनसे ऐसे लगता था कि वो पानी का आह्वान करती थी। ये यज्ञ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पानी की है, तो उसके लिए वो ख़ास तौर पे बस उनका एक ही ख्याल रहता था कि ये पानी नक्की लेक में पूरा आ जाएगा तो यज्ञ आसानी से चल सकेगा। और हमने देखा कि कई बार वो नक्की लेक को खोदने के लिए, उसमें से मिट्टी निकालने के लिए खुद भी जाती थी, भाई बहनों को भी ले जाती थी, उसमें से मिट्टी निकालते थे ताकि उसकी गहराई कायम रहे और उसमें ज़्यादा पानी भर सके। और इसी प्रकार से दादी जी का जो परिवर्तन के बारे में संकल्प था कि परिवर्तन आएगा, उसका दादी जी एक विजन रखती थी। मुझे याद है एक बार पांडव भवन में बॉम्बे के कुछ भाई बहन दादी को बता रहे थे, बॉम्बे में खूब वर्षा हुई थी कि दादी जी बॉम्बे में 3 फुट पानी भर गया है। तो दादी जी ने तुरंत कहा 3 फुट से क्या होता है, अगर 8 फुट भरे 10 फुट भरे तब कोई बात है। यानी उनके अंदर ये विजन था कि अल्टीमेटली ये पुरानी दुनिया चेंज होनी ही है। और मैंने ये सुना तो मैंने कहा देखो कि वो किस भाव से कह रहे हैं और दादी जी क्या सोच रही हैं। तो इस प्रकार के उनके फ्यूचर के लिए भी क्लियर विजन था कि संगम युग में क्या क्या होना है। रात्रि को दादी जी जहाँ जहाँ भाई बहन ठहरे होते थे उनके कब्रों में उनको सी ऑफ करने मिलने जाती थी, गुड नाइट करने, और स्वयं जाती थी और साथ में एक बहन जाती थी जिसके पास एक धूप होती थी जिसका धुआं निकलता था, तो कमरों में वो धूप भी घुमा देती थी। तो एक दिन मैं इंद्रप्रस्थ जो है उसके नीचे के कमरे में ठहरा हुआ था, तो किसी ने मुझे आके कहा कि दादी जी आपके कमरे में एक और बेड लगवाना चाहती हैं, एक और भाई को वहाँ रखने के लिए। उसने मुझे कह दिया, मेरे मन में आ गया। तो दादी जी जब आई नॉर्मल आकर के पूछती थी आप कैसे हो, सब ठीक है। उस बहन ने धूप दिखाई तो मैंने दादी जी को अपने आप कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा दादी जी आप देखिए इस कमरे में कितनी जगह है, क्या इसमें एक बेड और आ सकता है? इसमें तो हम 2 भाई ऑलरेडी रहते हैं, हमारे खाट ही मुश्किल से लगे हुए हैं। तो दादी जी ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराती हुई चली गई। मैंने उस किसी भाई के सुने सुनाए पर ही दादी जी से ये बात कर दी थी। तो रात को 1:30 बजे के करीब धड़ाम से आवाज़ आई तो मैंने देखा कि मेरे साइड में शीशे का एक थर्मस मैं रोज़ रखता था। उन दिनों में शीशे के थर्मस होते थे और वो मैं जब भी आता था और कई दिनों से वहाँ रहा हुआ था, वो थर्मस मेरा वहाँ पड़ा रहता था। लेकिन उस दिन मेरी कोहनी लगने से
वो थर्मस गिरकर टूट गया। तो मैंने सोचा ये कैसे हुआ, तो मुझे ख्याल आया कि जो दादी जी के साथ मैंने शब्द बोले थे वो अप्रोप्रिएट नहीं थे और कहीं सुनी पर मैंने बोल दिए थे। दादी जी ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं था, उससे मेरा मन डिस्टर्ब हो गया था। डिस्टर्बेंस के कारण ये थर्मस टूटा है। तो उस दिन मैंने एक विशेष धारणा बनाई कि दादी जी को जितना उनका सम्माननीय पोजीशन है, भले वो निर्माण है, हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार एक घटना मुझे और याद आती है कि दादी जी को विदेश जाना था और दादी जी को विदेश के लिए विदाई देने के लिए शांति स्तंभ पर जो बैठने की सीटें बनी हुई हैं उस पर भाई बहन बैठे हुए थे और दादी जी ने उनसे विदाई लेनी थी और टोली की थाली थी, टोली दादी जी ने एक एक को देनी थी और उनको दृष्टि दे करके विदाई लेनी थी। तो मैं उन दिनों ऑफिसर की पोजीशन में था, तो मैं अपने पैंट सूट में आकर के मैं भी वहाँ अपना शू खोल रहा था। तो दादी जी और उनकी ब्राह्मणी उधर से आई, तो दादी जी ने मुझे कहा कि तुम ये थाली पकड़ लो। तो मेरे दिल में अपने अंदर ही एक ऐसा ख्याल आया, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, ये थाली पकड़ना और ये कोई और क्यों नहीं कर लेता। फिर अब मेरे मन में आया था, मेरे को ज़ोर से जैसे बिजली का झटका लगता है किसी को, मुझे ज़ोर से झटका लगा। अब ये बात मेरे मन में ही थी और मैंने चुपचाप से वो थाली पकड़ ली और दादी जी एक एक को मिलते गए, दृष्टि देते गए और उस थाली से उठा करके टोली एक एक भाई बहन को देते गए। उसके बाद मुझे इतना हल्कापन महसूस हुआ और इतनी खुशी महसूस हुई कि दादी जी उनको टोली दे रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, मैं केवल टोली की थाली पकड़े हुए हूँ। तो मैंने सोचा इतना सुनहरा चांस जिससे मुझे इतना हल्कापन आ गया, मैं अपने देह भान के कारण मिस कर रहा था। और उस दिन मैंने ये भी देखा कि मेरे अंदर हमेशा एक नेचुरल सा स्वभाव था बचपन का और सब मुझे यज्ञ में प्यार से ट्रीट करते थे। तो हर एक कहता था ब्रिजमोहन भाई को 2 टोली दे दो और मैं इसको बड़ा फ़ख्र समझता था। खुशी से मैं 2 टोली लेता था और मैंने मानना शुरू कर दिया था कि मुझे 2 टोली मिलना यहाँ मेरा अधिकार है। उस दिन मैंने जब वो टोली दादी जी ने बांटी तो मेरे अंदर टोली के लिए एक संतुष्टता सी पैदा हुई और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे वो 2 टोली लेने का जो संकल्प था वो ख़त्म हो गया। मैं टोली बांटने में ही मेरे को इतनी संतुष्टता हो गई कि उसके बाद मैंने कभी 2 टोली कोई देता भी था तो नहीं, मैंने 1 टोली लेना शुरू किया। इसी प्रकार से एक और मुझे अपने ORC का घटना याद आती है कि ORC में के लिए ज़मीन ली गई थी और उस समय वो खेती की ज़मीन थी, उबड़ खाबड़ ज़मीन थी और वहाँ पर जाने के लिए जो सड़क थी गुड़गांव रोड से जो मेन रोड जाती है दिल्ली से जयपुर, उसमें से एक सड़क डाइवर्ट होती है, उसका नाम था पटौदी रोड और वो बहुत टूटी फूटी सी सड़क थी। उस पर मैं दादी जी के साथ कार में आशा बहन मैं जा रहे थे उनको वो स्थान जहाँ पर लिया गया था 1 किलोमीटर अंदर है दिखाने के लिए। तो क्योंकि सड़क टूटी फूटी थी तो दादी जी ने मुझे कहा, ब्रिजमोहन भाई इस सड़क को तो ठीक करवा दो। तो दादी जी के कहने का यही तरीका होता था, वो अपने अधिकार से कहते थे और उनके कहने से फेथ से फॉर्म बन जाता था, कोई कार्य वो कहते थे तो हो जाता था। तो मैं सोचने लगा, हम तो नए नए वहाँ थे, मैं सोचने लगा दादी जी ने कहा है तो मैं यहाँ के MP और MLA को मिलूँगा और उनको कहूँगा कि भाई आप इस सड़क को बनवा दो। उसके 15-20 दिन बाद मैंने क्या देखा, मैं फिर उसी जगह पर गया तो वो सड़क बनना शुरू हो गई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि दादी जी ने कहा था, मैंने तो सोचा था मुझे ये मुश्किल काम लग रहा था, ये सड़क बनना कैसे शुरू हो गई। तो मैंने पता किया तो उन्होंने कहा
इसको स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर दिया गया है और इसको गवर्नमेंट खुद ही बनवा रही है। तब मैंने देखा कि दादी जी की संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल है कि उन्होंने सोचा और वो सड़क गवर्नमेंट ने बनानी शुरू कर। एक बार मुझे याद है कि मैं माउंट आबू में था, तो यहाँ पर माउंट आबू में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है। तो दिल्ली के एक प्रसिद्ध नेता हैं, वो उस समय सिरोही से इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो वो दादी जी को मिलने आए और किसी ने बताया कि वो इस आश्रम को बहुत बड़ी संस्था मानते हुए, उनको पता नहीं था कि ये आश्रम किस प्रकार से चलता है, कुछ एक्सपेक्ट करने आए थे कि दादी जी से हम अपने इलेक्शन के लिए कुछ चंदा या कुछ डोनेशन कंट्रीब्यूशन मांगेंगे। तो क्योंकि वो दिल्ली के थे तो मैं भी उनके साथ दादी जी के कमरे में चला गया, वो मिलने आए थे। और दादी जी को भी शायद किसी ने बता दिया था कि शायद इस भाव से आए हैं। तो दादी ने उनको सम्मान से बिठाया, उनका हाल चाल पूछा। तो फिर दादी जी ने कहा कि देखो भाई, ये तो आश्रम है और ये तो देने की जगह है, लेने की जगह तो नहीं है ना। तो ऐसा दादी जी ने इतने प्यार से उसको कहा। कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो आपके दर्शन करने आया था, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया था। इस प्रकार से वो भाई जो था वो वहाँ से चले गया। इसी प्रकार से मुझे याद है कि कुछ मीडिया वाले लोग भी दादी जी से मिलने आए थे। तो वहाँ मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो मीडिया वालों ने पूछा कि दादी जी, आपके पास पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि यज्ञ हेडक्वार्टर था, तो हेडक्वार्टर में खर्चा थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। उनको हमारे सिस्टम का तो पता नहीं था। तो दादी जी से वो पूछते हैं कि दादी जी, आपके पास पैसा कहाँ से आता है? तो दादी जी का एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग उत्तर था। दादी जी ने कहा, भाई ये बताओ कि तुम्हारा पैसा जाता कहाँ है? तो वो बेचारे हैरान हो गए। तो दादी जी ने कहा, देखो हर व्यक्ति इतना पैसा फजूल खर्ची पर, फैशन पर, अपनी शोशा पर करता है। तो हम कई लोग सिगरेट पीते हैं, व्यसनों पर करता है, सोशल कस्टम्स पर करता है। हमारे ब्रह्मा कुमार और कुमारी इन चीज़ों से बचत कर लेते हैं। वो अपना लाइफस्टाइल, उनके जो बचत है उससे ये पैसा आता है। एक बात मुझे और याद आती है कि दादी जी जब काफ़ी उनके शरीर को रोग था, काफ़ी बीमार थे, और डॉक्टर ने उनके शरीर पर कई प्रकार की नालियां लगाई हुई थी, जैसे डॉक्टर लगाते हैं, टूटियां वगैरह लगी हुई थी। तो डॉक्टर उनका दादी जी के पास मिलने आया और उसने पूछा, दादी जी आप कैसी हैं? तो दादी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो उसने कहा, दादी जी मैं आपका डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मैंने आपके कितने सारे ये लगाए हुए हैं और आप कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दादी जी ने कहा, डॉक्टर तुमने प्रश्न ही गलत पूछा है। अगर तुम पूछते तो आपका शरीर कैसा है तो मैं बताती। आप तो पूछ रहे आप कैसी हैं, तो मैं आत्मा हूँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ। तो ये उत्तर भी दादी जी का हमने सुना कि दादी जी देह से कितने न्यारे होकर के वो अपना कर्म का हिसाब किताब चुकतू कर रहे थे। एक और चीज़ हम सब नोट करेंगे कि वैसे तो व्यक्ति का शरीर जो है आयु के साथ शरीर बुजुर्ग होता है और उसके ओल्ड एज के चिन्ह उसके शरीर पर आते हैं। लेकिन अगर आप दादी जी का लास्ट फोटो देखेंगे शरीर छोड़ने से पहले का, जो मेरे ख्याल में शरीर छोड़ने से 13-14 दिन पहले खींचा गया है, वो कई स्थानों पर लगा हुआ है। उसको आप देखेंगे तो दादी जी का पहले कोई भी फ़ोटो देख लें, जब वो माउंट आबू आए थे, बीच के थे, शरीर छोड़ने से 2 साल पहले के देख लें, तो वो फ़ोटो है संपन्न स्टेज का। उसमें आप उनका शरीर देखिए, उनका चेहरा देखिए, उनके होंठ देखिए, जैसे कंप्लीट बहुत ही खूबसूरत गुलाब की तरह खिला हुआ हर्षित मुख चेहरा है। तो इससे हमें लगता है
कि योग बल से आत्मा की न केवल आत्मा अपनी संपन्नता को पाती है, लेकिन उसकी शारीरिक आकृति भी चेंज हो जाती है। तो मुझे ये भी याद आता है अंत में कि दादी जी को एक बार नैरोबी जाना था 1981 में अक्टूबर में। तो दादी जी को मेडिटेशन हॉल है पांडव भवन का, वहाँ उनको विदाई दी गई। तो उसकी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो दादी जी उस उतर रहे थे, मैं भी उनके साथ उतर रहा था। तो मैंने कहा दादी जी आप नैरोबी जा रहे हैं, तो मैंने तो हवाई जहाज़ भी नहीं देखा। दादी जी बोले अच्छा तुमने हवाई जहाज़ भी नहीं देखा, तुमको चलो हम नैरोबी ले चलते हैं। तो सचमुच मैंने वीसा वगैरह तैयार करवा के फर्स्ट टाइम 1981 अक्टूबर में मैं दादी जी के साथ नैरोबी गया। और वहाँ पर तो राष्ट्रपति के बच्चे भी सेंटर पर आते थे। उस समय डैनियल आरफ मोई वहाँ के राष्ट्रपति थे। बहुत बड़ा एक केन्याटा कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ओरिजिन ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उसका इनाग्रेशन प्रेसिडेंट ने करना था और दादी जी ने हिंदी में प्रवचन किया और मुझे उसके ट्रांसलेशन का भी शुभ अवसर मिला। और उसके बाद तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्थानों पर दादी जी के साथ ही मैं विदेश यात्राओं पर गया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ, न्यूजीलैंड में गया हूँ, लंदन में गया हूँ, यूएसए में कई बार गया हूँ। और उनके साथ जा कर के उनके सन्निगत से बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिली। सार उसका यही था कि दादी जी अपने ईश्वरीय समान एक बल और नारायणी नशे में रहते थे और साथ साथ उनके अंदर नम्रता थी। ये दोनों चीज़ें उनको देश में चले जाएं, विदेश में चले जाएं, किसी से मिलें, चाहे वो नेता हो चाहे केंद्र के भाई बहन हो, उनका वो जो प्रभाव था, स्पिरिचुअल प्रभाव, वो सबको मंत्रमुग्ध कर लेता था। और दादी जी से हर एक को अपनेपन की फीलिंग आती थी। दादी जी ने कभी भी टाइम अपॉइंटमेंट नहीं रखा, इस वक्त तो मुझे मिलने आना, इस वक्त नहीं आना। मैंने देखा कोई भी आत्मा किसी भी वक्त दादी जी से मिल लेती थी। दादी जी स्नान के लिए भी जा रहे होते थे तो कोई मिलने आ जाता था, तो दादी जी कहते थे हाँ मिलो। तो उनका ये जो स्नेह था, उसने हम लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया है। और हम